नमस्कार साथियों। आज हम लोग विंड प्रेशर ऑन कन्वेंशनल ओएचई एंड सैग से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्पैन लेंथ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग विंड प्रेशर से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे कि विंड प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है ना, या सैग से रिलेटेड कह सकते हैं कि सैग जो होगा वो कितना होना चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका टेंशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुणाल स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप स्टीम एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर स्टीम एकेडमी का चैनल है, वहां जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास या लेक्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको स्टीम एकेडमी पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कह लीजिए कि मैक्सिमम विंड प्रेशर इज कंसीडर्ड टू डिजाइन ओएचई स्ट्रक्चर फॉर रेड जोन। ठीक है, अब देखिए अलग अलग जोन बटा हुआ है। रेड जोन होता है, फिर येलो जोन होगा, फिर ब्लू जोन कह लेते हैं, ग्रीन जोन कह लीजिए। इस तरह से क्या है कि जोन बटा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो उसी में पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेड जोन के लिए कितना विंड प्रेशर होना चाहिए, मैक्सिमम कितना विंड प्रेशर होना चाहिए रेड जोन के लिए ओएचई में, है ना। तो 180 केजी है, 160 केजी है, फिर 150 है, 110 है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन सी 110 केजी फोर्स पर स्क्वायर एमएम। देखिए ये याद रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस आएगा कि कभी 200 हो जाएगा, कभी 500 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये फिक्स रहेगा। ये वैल्यू क्या है, आपका डेटा है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा कि रेड जोन के लिए विंड प्रेशर कितना होना चाहिए, 150 केजीएफ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन विंड प्रेशर कंसीडर्ड फॉर इन कंपैरिजन ऑफ अ विंड प्रेशर कंसीडर्ड फॉर मोर देन 30 मीटर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि कहीं पे भी आप मान लीजिए इरेक्शन करते हैं, अर्थात जब पोल वगैरह या मास्ट को जब आप इरेक्ट करते हैं तो वहां पे पूछा जा रहा है, तो पोल वगैरह जब आप इरेक्ट करेंगे तो कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि ब्रिज के ऊपर पे बनाया जाता है, आप देखते होंगे, है ना। ब्रिज के ऊपर पे भी जो है ट्रेन रन कर रही होती है, तो उसके ऊपर भी हमें ट्रैक वगैरह बनाने की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो ब्लो ऑफ कह लीजिए या विंड का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। विंड का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके वजह से हो सकता है कि OHE पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन विंड प्रेशर, प्रेशर में कितना परसेंट का रिडक्शन होगा। यहाँ पे कह दिया है कि लेस देन 30 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अगर आपका 30 मीटर का कोई बिल्डिंग है उससे नीचे है, मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि ये कोई एक आपने बनाया मास्ट लगाया है, इसका हाइट है आपका मतलब 30 मीटर से कम, ठीक है। इसका हाइट क्या है, 30 मीटर से कम। एक और आपने बनाया है, उसका हाइट है आपका 30 मीटर से ज्यादा, है ना, 30 मीटर से ज्यादा। अब देखिए ये 30 मीटर से कम हो सकता है या 30 मीटर से ज्यादा, ये सब ब्रिजिंग के कंडीशन में होगा। जब आपका ब्रिज वगैरह बनाया जाता है रिवर क्रॉसिंग वगैरह पर, तो वहां पे हाइट स्वाभाविक है कि क्या होगा, बढ़ जाएगा और घटेगा। मान लीजिए जहां जैसा रहेगा वहां उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि विंड प्रेशर में कितना रिडक्शन होगा। अगर आप इसकी बात करें, जब ये 30 मीटर से ज्यादा है तो इसका विंड प्रेशर, और यह जब 30 मीटर से कम है तो इसका विंड प्रेशर, इस दोनों में कितना डिफरेंस रहेगा, ऐसा समझ लीजिए कि किसमें कितना परसेंट कम होगा। इसके कंपैरिजन में इस में कितना परसेंट का रिडक्शन होगा विंड प्रेशर में, कितना कम विंड प्रेशर रहेगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए आप। तो यही है कि 30 मीटर से अगर अधिक है तो इसका विंड प्रेशर कुछ रहेगा, और 30 मीटर से कम है तो इसका भी विंड प्रेशर क्या होगा, अलग होगा। तो इस वाले जो 30 मीटर से अधिक है उसके विंड प्रेशर से कितना परसेंट जो है कम रहेगा, जो 30 मीटर से कम विंड प्रेशर वाला है, ठीक है, समझ गया आप। तो यही चीज है। तो इसमें आप देखिए ये चीज कैलकुलेट करके निकाला हुआ रहता है आपका, ठीक है, निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, क्वेश्चन ऑप्शन आंसर होगा डी 25%, 25%, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपका निकाला हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब आप डिजाइन वगैरह कर रहे होंगे, ये सब काम जो है सिविल वालों का होता है जनरली। तो जब आप डिजाइनिंग
करने वाले होते हैं, जब डिजाइन किया जाता है तो उस टाइम में ये चीज को क्या किया जाता है, कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि कितना परसेंट होगा। तो आप सिर्फ इतना क्या है याद रखिए इसको कि 25% इसका रिडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि इफ OHE स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन मोर देन 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक ब्रिज है और इस ब्रिज का लेंथ जो है कितना है, 150 मीटर है, और इसके ऊपर पे क्या करना है आपको, OHE को क्या करना है, इरेक्ट करना है। देन द विंड लोड इज कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू विंड प्रेशर जोन ऑफ OHE स्ट्रक्चर। अलग अलग जो विंड प्रेशर जोन होगा उसके अकॉर्डिंग विंड लोड क्या होगा, है ना, विंड लोड क्या होगा। तो देखिए 25%, 40%, 50% और 25% लेस, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, 25% मोर। सीधा सीधा बोला जा रहा है कि विंड लोड, अगर आप सीधा कह लो कि आप ब्रिज के ऊपर पे बना रहे हो तो जो विंड लोड कहिए वो अधिक ही होगा आपका। तो कितना अधिक होगा, तो 25% क्या होगा, अधिक होगा। देखिए अब कॉमन आपको मिल रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी आंसर क्या था, 25% आपको था लगभग हाइट पे जितना जा रहा था, और यहाँ पे भी आपको देखिए क्या है, 25% अधिक जो होगा। हाइट आपका बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि विंड लोड और विंड प्रेशर क्या होगा, दोनों बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मैक्सिमम विंड प्रेशर इज कंसीडर्ड टू डिजाइन OHE स्ट्रक्चर फॉर येलो जोन। येलो जोन में जो रहता है उसमें जो OHE स्ट्रक्चर बनाया था उसके ऊपर मैक्सिमम विंड प्रेशर कितना होता है। अभी आपने तुरंत रेड जोन का पढ़ा है, तो रेड जोन में कितना होता है, 150 kgf पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा है किसका, येलो जोन। तो येलो जोन का कितना होता है, तो 112.5 kgf पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 112.5 kgf पर मीटर स्क्वायर। ये भी फैक्ट है, डेटा है आपका, याद रखिएगा, ये वेरी सब नहीं करेगा आपका, थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन रहेगा बट वेरी नहीं करेगा, ये सब सेम टू सेम डेटा आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, मैक्सिमम विंड प्रेशर इज कंसीडर्ड टू डिजाइन OHE स्ट्रक्चर फॉर ग्रीन जोन। देखिए बताए थे आपको 3 जोन होता है जनरली, एक रेड होता है, एक येलो होता है और एक क्या होता है, ग्रीन होता है। तो अब ग्रीन जोन में कितना प्रेशर रहेगा, तो ग्रीन जोन में कितना प्रेशर रहेगा, सी होगा 75 kgf पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना रहेगा, 75 kgf पर मीटर स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा आप इसको, ठीक है ना, ताकि याद करने में आपको आसानी हो। रेड जोन का कितना था भैया, 150 kgf पर मीटर स्क्वायर। वाई जोन का या आप कह लीजिए येलो जोन का कितना था, 112.5 kgf पर मीटर स्क्वायर। और जो आपका ग्रीन जोन होगा उसका कितना हो जाएगा, 75 kgf पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विंड प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पैन आर बेस्ड ऑन कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी बिल्डिंग लोडिंग स्टैंडर्ड। जो आप विंड प्रेशर लोग का जो डिटर्मिनेशन करते हैं अर्थात कैलकुलेट करके निकालते हैं जो विंड प्रेशर, किसके लिए, स्पैन के लिए, अलग अलग स्पैन के लिए, तो वो सबका जो कोड ऑफ प्रैक्टिस रहता है, कह लीजिए कि किस स्टैंडर्ड पे कहाँ से आप जो है वो फार्मूला निकालते हैं, उसको कौन वेरीफाई करके देता है आपको। ठीक है, देखो IS होता है आपको पता होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कह लीजिए, है ना, जो कि अभी हो गया है शायद ये BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये कौन देता है, तो ये देखिए अलग अलग आपका लिखा हुआ है, कौन कौन सा है, IS 890 1964, IS 880 1964, IS 875 1964 और IS 870 1964। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका IS 875 1964। देखिए ये जो होगा ना, इसको आप कभी गूगल कीजिएगा ना तो एक बहुत बड़ा PDF मिलेगा, उसमें बहुत सारे रूल लिखे हुए मिलेंगे, और जो भी रिलेटेड टू रेलवे जो भी प्रैक्टिस कोड होगा उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा आपका। एक तरह से समझिए कि ये रेलवे का संविधान हो गया। ठीक है, कि रेलवे में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, IS 875 1964। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, गिव द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम टेंशन इन कंडक्टर। अब देखिए मैक्सिमम टेंशन कंडक्टर का क्या हो जाएगा, ये TM है। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ TS एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर A एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी FS है। तो TM बराबर क्या हो जाता है, आपको अगर याद होगा तो ये होता है TS अपॉन में FS होता है। ठीक है, TS अपॉन में FS, क्लियर है, TS अपॉन में FS। ठीक, तो
ये हो गया टीएम क्या है आपका, मैक्सिमम टेंशन इन कंडक्टर, और टीएस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एफ क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट विल बी द सैग, बोला जा रहा है कि सैग क्या होगा और कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब क्या फॉर्मूला याद रखेगा, ये पावर, इसमें पावर सिस्टम में भी आप लोग पढ़े होंगे, सेम यहाँ पे भी यूज होता है। व्हाट विल बी द सैग इन कंडक्टर वेयर एल जो है स्पैन लेंथ है, टी जो है टेंशन लेंथ है, और डब्ल्यू जो है पर मीटर वेट ऑफ अ कंडक्टर है। तो आपको सैग बराबर याद होगा, बताइए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे में क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे में 8t, यही होता है ना। चलिए इसमें से आप देख लीजिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर, एस बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 8t। अब देखिए इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा कि जब आप वेट बढ़ाइएगा, यहाँ डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और टी क्या है, टेंशन इन द कंडक्टर, टेंशन ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि जो आप टेंशन देते हैं कंडक्टर और कैटनरी वायर में, इन केस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर हजार हजार केजीएफ का टेंशन रहता है। कैटनरी पे भी कितना टेंशन रहता है, 1000 केजी, और कॉन्टैक्ट पे भी कितना रहता है, 1000 केजी। दोनों मिला के अगर बात करें तो दोनों के ऊपर कितना रहता है भैया, तो 2000 केजी का टेंशन रहता है। ठीक है, 2000 केजीएफ का टेंशन रहता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसी से आपसे जुड़ा पूछ देगा कि अगर लेंथ को दुगुना कर दे तब सैगिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टेंशन को ज़्यादा कर दें या बढ़ा दें घटा दें कुछ इस तरह से, तब सैग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से जुड़े हुए भी आपको इसमें सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हेन अ स्पैन लेंथ इंक्रीज्ड ट्वाइस देन सैग इन कंडक्टर विल बी। देखिए अभी तुरंत अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है और उस पर आपको क्या करना है, बनाना है इसको। ठीक, कह रहा है कि जब स्पैन लेंथ को इंक्रीज करिएगा, स्पैन लेंथ को अगर इंक्रीज करिएगा तो फिर क्या होगा, आपका सैगिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जस्ट राइट डाउन, यहाँ पे आप लिख लीजिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे में 8t। देखिए एल जो था स्पैन लेंथ कह लीजिए या लेंथ ऑफ द कंडक्टर कह लीजिए, दोनों एक ही है आपका। ठीक है, एल क्या था, स्पैन लेंथ, या फिर एल स्पैन लेंथ या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अरे स्पैन लेंथ यही होता है ना, दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पैन लेंथ। अब इसी के बीच में तो कंडक्टर रहेगा, तो कंडक्टर का लेंथ भी तो उतना ही होगा जितना कि स्पैन लेंथ होगा। तो इसका आपको निकालना है, तो आप निकाल लीजिए। अगर कहा जा रहा है कि दुगुना कर दिया जाए स्पैन लेंथ को, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये लेंथ है, अगर ये दुगुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4, तो अर्थात 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो सैग क्या हो गया, यहाँ से आप देखिएगा इस तरह से, तो ये सैग हमारा क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया, है ना। तो यही हो गया हमारा, तो 2 टाइम्स 4 टाइम्स, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 टाइम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि when tension and per meter weight of a conductor increased twice, कहा जा रहा है कि टेंशन को भी दुगुना कर दे रहा है और वेट को भी दुगुना कर दे रहा है, तब क्या प्रभाव पड़ेगा सैग पे। जरा पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ये क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 8t, करेक्ट ना। ये हो गया। अब कह रहा है कि टेंशन एंड पर मीटर वेट, वेट को और टेंशन को दोनों को दुगुना बढ़ा दिया। देखिए कुछ इस तरह से, दुगुना वेट बढ़ा दिए और दुगुना टेंशन बढ़ा दिए, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो गया। टेंशन भी 2 गुना बढ़ा है, वेट भी 2 गुना बढ़ा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सैग हमारा कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। क्लियर ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया, रिमेन्स सेम कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, ब्लो ऑफ। blow off is calculated by the formula, blow off is calculated by the formula dash where wc or wq is the wind load per unit length of the contact and catenary respectively। देखिए wc क्या है, वेट जो विंड लोड जो होगा, सॉरी ठीक ना, विंड लोड होगा कॉन्टैक्ट वायर का, और wq क्या होगा, विंड लोड होगा कैटनरी वायर का। अब बोला जा रहा है tc और tq, तो tc क्या होगा, टेंशन इन कॉन्टैक्ट वायर, और tq क्या है, कैटनरी इन कॉन्टैक्ट वायर, एल जो है क्या है, स्पैन लेंथ। देखिए तो ब्लो ऑफ क्या होता है, आपको ऐसा समझिए कि जो कॉन्टैक्ट वायर का एक्चुअल पोजीशन रहता है, उससे अगर कॉन्टैक्ट वायर विंड के वजह से या विंड प्रेशर के वजह से इधर उधर क्या होगा, झूला के टाइप झूलेगा, है ना। कभी भी आप देखिएगा कि कोई 2 खंभे के बीच में आप ऐसे करके कोई दो एक वायर या कोई एक रस्सी लटका देंगे, ऐसे ही अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा, हवा जब चलेगा तो ये रस्सी क्या करेगा, मूव करेगा इधर उधर,
है ना, मतलब डोलेगा, आप ऐसा समझ लीजिए, मूव करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लो ऑफ। तो ये कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर भी जो बीच में रहता है, ऐसे स्ट्रिंगिंग किया, तो ये कभी इधर हो जाएगा या कभी इधर हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन विंड, होगा ना। तो ये जो ब्लो ऑफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। देखिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1.05, है ना, 1.05 डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू क्यू, है ना, डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू क्यू, और इसका एल फिर मल्टीपल में एल स्क्वायर, और फिर अपॉन में 8 टी सी प्लस टी क्यू, है ना, टी सी प्लस टी क्यू। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, जहाँ पे कि डब्ल्यू सी क्या है आपका, विंड लोड पर यूनिट इन कॉन्टैक्ट वायर, डब्ल्यू क्यू विंड लोड पर यूनिट कैटनरी वायर, एल आपका क्या हो जाएगा स्पैन लेंथ, टी सी और टी क्यू क्या हो जाएगा, दोनों कैटनरी और कॉन्टैक्ट में टेंशन, कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर में कितना टेंशन, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो इस हिसाब से आप फॉर्मूला आप देख लीजिए इसमें कौन सा होगा। देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 1.5, हाँ ये होगा ऑप्शन डी 1.05, ठीक है, 1.05 डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू क्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8 टी सी प्लस टी क्यू। अब देखिए, इसी में से आपको अब सवाल पूछ देगा कि अगर हम वेट बढ़ा दें या एरिया बढ़ा दे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, टेंशन बढ़ा दे तब क्या प्रभाव पड़ेगा ब्लो अप में, ये सब आपको निकाल के मतलब इसी फॉर्मूला से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, विंड लोड ऑन कंडक्टर इज कैलकुलेटेड बाय, जो विंड लोड होता है कंडक्टर पे वो कैलकुलेट किया जाता है, किस कैसे कहती है, ये देखिए 2/3 गुना हो जाता है प्रोजेक्टेड एरिया इंटू विंड प्रेशर। विंड प्रेशर कितना रहेगा उसको गुना कर देना है कंडक्टर के एरिया से, और उसको डिवाइड मतलब गुना कर देना है फिर 2/3 से, तो वही आपका क्या हो जाता है विंड लोड। क्लियर, तो देख लीजिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2/3 प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ अ कंडक्टर इनटू विंड प्रेशर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 2/3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हेन डायमीटर ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी वायर इंक्रीजेस ट्वाइस देन ब्लो ऑफ विल बी। देखिए यहाँ पे सवाल समझिएगा, कहा जा रहा है कि कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर का डायमीटर हम लोग क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं। अगर आप डायमीटर को दुगुना कर दीजिएगा तो उसके वेट पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये समझिए बात को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी दुगुना हो जाएगा और ये भी दुगुना हो जाएगा, है ना। तो दुगुना बाहर हम निकाल दें, दोनों से दो कॉमन लेते हैं, तो मतलब ये टोटल हमारा जो ब्लो ऑफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 टाइम्स, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए, व्हेन टेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी इंक्रीजेस ट्वाइस देन ब्लो विल बी, क्या होगा, सेम चीज यहाँ देखिए, ये 2 गुना टेंशन यहाँ कैटनरी में भी बढ़ा दिया, कॉन्टैक्ट में बढ़ाया, और 2 गुना फिर क्या किया, कैटनरी में बढ़ा दिया। ये 2 और 2 जो है आपका, इसको क्या करना है, कॉमन कर देना है। ये 2 जो है आपको क्या करना है, कॉमन करके आप अगर बाहर निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, ये समझ लीजिए, इसको हम टोटल ऐसे, ये टोटल जो है इसको हम x मान लें, ठीक है, तो ये x कर देते हैं आपका, है ना। अच्छा, इसको और इसको दोनों को क्या किया, दो बढ़ा दिया, तो ये जब 2 बढ़ाएगा तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये नीचे 8, ये सब तो एज इट इज रहेगा, है ना, ये सब क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन एज इट इज अगर रहेगा तो ये नीचे जब ये 2, इसको और इसको आप बढ़ा रहे हो, 2 टाइम से आप बढ़ा रहे हो, तो ये तो आगे निकल जाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन होगा ना, ऐसा करके कुछ हो जाएगा ना, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन ये आपका यहाँ डिवाइड में 2 रहा, तो हमारे कहने का मतलब है कि ब्लो ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हाफ हो जाएगा। अगर टेंशन आप 2 गुना बढ़ा देते हैं तो ब्लो ऑफ क्या होगा, हाफ हो जाएगा आपका। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, हाफ। क्लियर, ऐसे भी तो आप समझ सकते हैं कि टेंशन अगर बढ़ गया तो ब्लो ऑफ का मतलब क्या, हवा की वजह से जो कॉन्टैक्ट वायर झूलता है ना, तो जितना ज़्यादा उसका उस पर टेंशन बढ़ा दिए तो उसका झूलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, या आप फार्मूला पे रख के निकालिएगा, आपका आंसर करेक्टली आ जाएगा हाफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन स्पैन लेंथ इंक्रीजेज ट्वाइस देन ब्लो ऑफ विल बी, तब क्या होगा। देखिए अभी तुरंत होगा, मैं ऐसा सीधा सीधा कहता हूँ कि ब्लो ऑफ जो होता है, ब्लो ऑफ आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, फार्मूला आप देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। ब्लो ऑफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब कह रहा है एल स्क्वायर जो है स्पैन लेंथ है, कि ये दुगुना हो जा रहा है, ये दुगुना हो जा रहा है, तो मतलब ब्लो ऑफ जो होगा आपका, ब्लो ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ये दुगुना होगा तो ये 4 हो गया ना, 4 एल स्क्वायर हो जाएगा आपका,
ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम होना चाहिए, 15 का बी करेक्ट आंसर 4 टाइम। नेक्स्ट, राइज ऑफ वन साइड रेल ऑफ अ सेम ट्रैक टू काउंटर एक्ट centrifugal force which developed during the motion of the body on the curved track is called। देखिए अगर मान लिए कि ये एक ट्रैक, ये कोई मतलब ट्रैक है आपका, है ना, दोनों साइड से आपका रहता है पटरी जिसको बोलते हो, तो कहता है इसमें कि एक साइड का पटरी ये थोड़ा सा उठा हुआ है ना, ये एक साइड का पटरी क्या है आपका थोड़ा सा उठा हुआ है, एक ही साइड का, दोनों नहीं, अगर दोनों पटरी जैसे स्लोप अगर रहेगा मान लीजिए, दोनों अगर समान वे से मतलब उठ रहा है और फिर नीचे आपका जा रहा है तो उसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ही साइड का उठा हुआ है, दूसरे का है ही रखा हुआ, एज इट इज है आपका, कोई प्रभाव उस पर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली वही बोला, कर्व ट्रैक पे रहता है। कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे जब घुमाव रहता है कहीं पे, आप गाड़ी जब चलाते होंगे 4 व्हीलर वगैरह या 2 व्हीलर, जब ऐसे घुमाव रहता है तो उस सिचुएशन में आपका क्या होता है कि एक साइड में आपका ज़्यादा हाइट रहता है, एक साइड में कम रहता है, ताकि आपका जो है ट्रैक गाड़ी जो है वो मतलब एक्सीडेंट ना हो या पलटी ना हो, सड़क से आपका जो है वो बना के रखे, पकड़ के रखे सड़क में, ताकि जो भी उसका फ्रिक्शन हो उसकी वजह से ऐसा ना हो कि गाड़ी जो है उलट जाए। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है कि एक साइड का ट्रैक सिर्फ उठा हुआ है, दूसरी साइड का ट्रैक एज इट इज है। ये सब कहाँ पे किया जाता है भैया, तो कर्व ट्रैक पे, जहाँ घुमाव होगा वहीं पे होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं, ठीक। तो करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या है, सुपर एलिवेशन। ब्लो ऑफ तो आप समझ ही गए, हवा की वजह से जो वायर का या कॉन्टेक्ट वायर का हिलना समझ लीजिए या डोलना, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस होना, ये समझ लीजिए, है ना, कॉन्टैक्ट वायर के एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लो ऑफ। सुपर एलिवेशन, दो ट्रैक बना हुआ है ना, एक मतलब दो ट्रैक बना हुआ है और उस ट्रैक में कोई एक जो पटरी है वो उठा हुआ है और दूसरा पटरी एज इट इज रखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। ग्रेडियंट का बात बोलते हैं तो कहीं पहाड़ पे आप देखते होंगे चढ़ना होगा रहता है, तो दोनों पटरी आपका क्या होगा, नीचे से आपका जब ऊपर जा रहा होता है तो दोनों सेम होता है। या फिर आप ऐसा समझिए एक नॉर्मल कंडीशन पे कांटेक्ट वायर रहता है और जब आपका लेवल क्रॉसिंग आता है, जहाँ फाटक वगैरह के पास में जब आपको क्रॉसिंग रहता है तो वहाँ पे कांटेक्ट वायर का हाइट क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है, ऊंचा कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये तो पता चल गया होगा, 16 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, देखिएगा गलत मत कर लीजिएगा। 16 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ मास्ट एट कॉन्टैक्ट वायर लेवल ड्यू टू विंड प्रेशर। विंड प्रेशर के वजह से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा मास्ट के कॉन्टैक्ट वायर पे, मतलब मान लीजिए ये मास्ट है और इसके ऊपर क्या है, ये भी मास्ट है, इसके बीच में हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट वायर ऐसे स्ट्रिंगिंग किया हुआ है, तो विंड प्रेशर के वजह से जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा या डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, है ना, कितना होगा, तो वो पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए ये भी आपका फिक्स है, चेंज नहीं होता है, ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 60 mm। तो 60 mm का डिफ्लेक्शन जो होगा वो हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ मास्ट एट टॉप ड्यू टू लोड इज अलाउड। टॉप पे, अब टॉप पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 80 mm, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 80 mm। करेक्ट, समझ में आई बात। ये जो टॉप पे होगा वो कितना डिफ्लेक्शन होगा, 80 mm, और अगर मास्ट पे जो कॉन्टैक्ट वायर लटका रहेगा उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, मतलब नॉर्मली वो कितना होगा, तो वो आपका हो जाएगा 60 mm, ठीक है। तो ये सब देखिए डेटा है, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन था आपका जुड़ा हुआ विंड प्रेशर से ऑन OHE। तो होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।